अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमारी बात हो रही थी रिएक्शंस ऑफ इथाइन के हवाले से। हमने कुछ चीज़ें पढ़ भी ली थी। ये आपके सामने प्रीवियस लेक्चर हमने लास्ट टाइम किया था, मार्कोनी कूक्स रूल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। आज एक नए बिहेवियर की आपसे कुछ बातचीत है। क्या कह रही हो? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ इथाइन। रिएक्शंस ऑफ इथाइन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आज इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद कंप्लीट होगा। ये आखिरी टॉपिक है और ये है बड़ा इंटरेस्टिंग और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, ठीक है ना। यानी कि आपको इसको ज़रा ध्यान से देखना होगा क्योंकि इसमें से रीजंस भी आ जाते हैं, इससे रिएक्शन भी आ जाता है, इससे इवन कलर फॉर्मेशन तक आ जाती है, ठीक है ना। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइन जो है ना, ये कैसा है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर ऑफ इथाइन। इथाइन का एसिडिक बिहेवियर देख रहे हैं हम जरा। अच्छा, इससे पहले एक बात मुझे बताइए, ये कंपाउंड एक आपके सामने लिख रहा हूँ, मुझे इसका काइंडली नाम बताइएगा। बेटा इसका नाम बताएगा कोई? इथीन। इथीन। क्या बात है, आजकल तुम लोग बड़े सुस्त हो गए हो यार, मज़ा नहीं आ रहा आजकल तुम लोगों को पढ़ाने में। पूरी दुनिया जहान में हम तुम्हारी तारीफें करते फिर रहे हैं और तुम लोग जो है वो सुस्त हुए पड़े हो। हाँ भाई, तो ये इथीन का रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ NaOH के साथ। क्या लगता है क्या होगा? कोई भी गैस? क्या होगा बताओ? हाई हाइड्रोक्साइड एक कार्बन के साथ आ जाएगा और सोडियम एक कार्बन के साथ। हाइड्रोक्साइड एक कार्बन के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और सोडियम एक कार्बन के साथ, यानी कि आप कह रहे हैं ऐसा होगा। यार ये गैप कम हो गया थोड़ा इधर, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जी, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा सर। ऐसा ही कह रहे हैं? यस सर। चलें, अगर आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा अपनी अगर कोई कॉपी में आप लोग रिएक्शंस नोट करते हैं तो वहाँ पर इसे नोट कर कर ऐसे बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी कभी इथीन का रिएक्शन NaOH के साथ आप कराने की कोशिश करेंगे तो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होता बेटा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब वजह कि सर रिएक्शन होगा क्यों नहीं, क्योंकि बिना किसी वजह के पढ़ना बेकार है, ठीक है भाई। अब रीजन सुन लो, बिकॉज alkali metals, alkali and alkaline metals
metals do not form कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बना सकते। इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, यहाँ पर मैं एक्सेप्ट बता दूं। एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, याद है पॉलीमेरिक हाइड्राइड चैप्टर 2 में पढ़कर आए हो, या पढ़ लिख के गधे पे लाद दिया? जी सर, याद है। याद है ना? तो भाई बेरिलियम और मैग्नीशियम वहां पे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सर, तो यहाँ क्यों नहीं बनाएगा? तो इसीलिए हमने बेरिलियम और मैग्नीशियम को अपने कंसीडरेशन से ऑब्सोलीट किया है। सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम ही नहीं बल्कि कुछ और मेटल्स कुछ खास कंडीशंस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने अल्कली और अल्कलाइन को स्पेसिफिकली मेंशन किया है। उसकी वजह यह है कि देखो, अगर मैं सिर्फ यहाँ मेटल कहूंगा ना कि मेटलाइन मेटल्स डू नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बट याद रखने की बात क्या है कि स्पेसिफाइड कंडीशंस होती हैं, यानी कि अगर नॉर्मल बिहेवियर की बात करें मेटल की, तो मेटल आयोनिक बॉन्ड ही फॉर्म करता है, ये उसके रेगुलरिटी का मामला है, मतलब नॉर्मली वो यही करेगा। लेकिन व्हाट इज इरेगुलरिटी? इरेगुलरिटी यह है कि वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म ना करे बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले। अब इरेगुलरिटी लाने के लिए आपको कुछ इरेगुलर करना पड़ेगा, यानी कि कुछ खास कंडीशंस कुछ और करना पड़ेगा, तब जाकर ये मुमकिन होगा। यानी मुमकिन तो है, ठीक है ना? अच्छा, उसी जगह पर कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं कि उनके साथ कुछ भी कर लो, उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना ही नहीं होता, जिसमें से सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इस तरीके से कुछ ट्रांजिशन मेटल्स में भी हैं। कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, फ्रेंशियम है, ये वो मेटल्स हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड किसी सूरत नहीं बनाते, आप कुछ भी कर लो। तो यानी मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, या ये कह लें कि मोर देन 95% मेटल्स फॉर्म ionic bond, but on some specified condition only some metal can form covalent bond, तो ये यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। यस सर। सर मतलब जो वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, हमें अपनी तरफ से कोई ना कोई एनर्जी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, यू आर राइट। ठीक है, आगे चलूं? जी सर। ओके, चलो, अब ये बात हो गई। अब एक और तुम्हारे सामने कंडीशन रख रहा हूं, जरा चेक तो करूं कि मेरी बात कितनी समझ में आई। जी बेटा, अब बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? बेटा आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, क्या होगा अब बताओ? सर सोडियम नहीं लग सकता, लेकिन OH तो आने की कोशिश करेगा ना इथाइन की तरफ। सही है, ये आर्ग्यूमेंट अच्छा है कि OH तो आने की सर कोशिश कर सकता है। बिल्कुल बेटा, OH आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन OH ना, ये पाकिस्तानी खवातीन की तरह थोड़ा लालची है। ये उसी के साथ रहता है जिसके पास माल दौलत ज्यादा हो, यानी कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा हो। सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में ज्यादा होता है बेटा एज कम्पेयर टू कार्बन। दैट्स वाई OH को अगर आप ऑप्शन दें सोडियम और कार्बन का, तो वो कभी भी कार्बन से बॉन्ड नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे भी फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बेटा यहाँ रिएक्शन होता है,
ये कंपाउंड बना बेटा, इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम एसिटिलाइड, इसे कहते हैं सोडियम एसिटिलाइड। यही तो असल में आपको बताना था। अब हैरानगी क्या है कि सर जब इथीन था तो रिएक्शन नहीं हुआ, आपने आर्ग्यूमेंट दिया कि मेटल आइंस जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। हमने आपकी बात मान भी ली सर, आप सही कह रहे थे। एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा जरा, ठीक है। तो आपने सर हमें आर्ग्यूमेंट दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करता सोडियम या कोई भी मेटल, हमने मान भी लिया, हमें आर्ग्यूमेंट भी सही लगा, सब कुछ है। अब सर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इथाइन था। अच्छा, इथाइन और इथीन हैं तो ऑर्गेनिक फैमिलीज के ही, और मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब फैमिलीज अलग अलग हैं लेकिन ऑलमोस्ट नेचर ऑफ बॉन्डिंग तो एक ही है ना, और सर बेसिक फैमिलीज हैं ये तो ऑर्गेनिक की। तो इथीन में रिएक्शन नहीं हो रहा लेकिन इथाइन में रिएक्शन हो गया, तो यहाँ पर इसने कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म किया? तो मेरा जवाब आपको ये होगा बेटा कि यहाँ इसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है, यहाँ इसने आयोनिक बॉन्ड ही फॉर्म किया है। सोडियम ने यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं किया बल्कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। अच्छा, अब इस रिएक्शन की कुछ बात मैं तुम्हें अगर जरा सा बताऊं तो देखो, ये जो सब्सटेंस है सोडियम एसिटिलाइड, ये क्या है पता है? इसे ये सॉल्ट है। ये क्या है? वाटर। NaOH क्या होता है बेटा नेचुरली? ये क्या है? बेस। बचपन की कोई बात याद आ रही है बेटा इन तीन चीजों को देखकर? न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। वेरी गुड, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए जरूरी क्या है कि एसिड और बेस आपस में मिलें तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो अगर ये बेस है तो इसका मतलब इथाइन ने यहाँ पे कैसे बिहेव किया? एसिडिक। एसिडिक, यही तो बात कर रहा हूं मैं, एसिडिक बिहेवियर ऑफ इथाइन। तो इथीन में सर ऐसा क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इथीन में एसिडिक बिहेवियर नहीं होता, इथाइन में एसिडिक बिहेवियर होता है। सवाल यहाँ पर यह है सर कि इथाइन में एसिडिक बिहेवियर क्यों होता है? इसके हवाले से साइंटिफिक रीजन पेपर में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, रीजन किस किस तरीके से आ सकते हैं? सवाल हो सकता है आपसे, इथीन इज न्यूट्रल व्हाइल इथाइन इज एसिडिक इन नेचर, व्हाई? या इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि व्हाई इथाइन शोज आयोनिक बॉन्डिंग, या इस तरह से भी आ सकता है व्हाई इथाइन शोज न्यूट्रलाइजेशन। सही ना? तो दो तीन तरह से इस रीजन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब जरूरी यह है कि आपको इसका रीजन पता होना चाहिए, आपको वजह पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। तो हम इसकी वजह को तफसीली तौर पर यहाँ दर्ज कर लेते हैं ताकि जब आपके पास ये नोट्स पहुंचे तो आपके पास भी वजह मौजूद हो, क्योंकि शायद इसका तफसीली जिक्र मैंने नोट्स में किया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पर इसको तफसीली तौर पर डिस्कस कर लूँ आपसे। तो रीजन दे देते हैं। सवाल लिखूं या सवाल नहीं लिखूं? चलेगा, रीजन की हेडिंग डाल देते हैं ताकि पता हो रीजन। सवाल तो कुछ भी हो सकता है, रीजन असल में समझना जरूरी है। तो लिख लेते हैं, द एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन। कहानी थोड़ी लंबी है, बर्दाश्त करना भाई आज। हाँ, मैं इस रिकॉर्डिंग को, अच्छा बेटा, जी सर। ओके। अच्छा भाई, तो ये रीजन आपके सामने है कि इथाइन ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। मैं जल्दी से एक क्विक रिव्यू दे दूं। इथीन का NaOH के साथ रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेटल आइन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता एक्सेप्ट सम कंडीशंस। तो मेटल आइन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन यही NaOH का रिएक्शन जब इथाइन के साथ करवाया जाता है तो वो बॉन्ड बना लेता है, कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, सॉल्ट बनता है, दैट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच इंडिकेट्स कि यहाँ पर आयोनिक बॉन्डिंग हो रही है, और सोडियम एसिटिलाइड नाम का एक कंपाउंड बन रहा है फिलहाल। और अब सवाल ये आता है कि व्हाई इथाइन इज बिहेविंग जस्ट लाइक एन एसिड। तो इसकी दो वजह हैं।
अब वजह को ध्यान से पढ़ते हैं। द एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन इज ड्यू टू दी फॉलोइंग टू फैक्टर्स। दो वजूहात की बिना पर इथाइन जो है वो एसिडिकली बिहेव करता है। पहली वजह क्या है, कार्बन कार्बन की शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, और दूसरी वजह क्या है, sp1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। ये दो वजूहात हैं जिसकी बिना पर कार्बन जो है वो बिहेव करता है जस्ट लाइक एसिड। अच्छा, ये दोनों वजूहात मौजूद नहीं होती इथीन में। इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इथाइन के मुकाबले में इधर की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, मतलब डबल बॉन्ड की। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ये रीजन बताऊं। ड्यू टू द शॉर्ट बॉन्ड लेंथ द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इथाइन आर ऑलमोस्ट लोकलाइज्ड। ये जो लफ्ज मैंने यहाँ इस्तेमाल किया बेटा, ऑलमोस्ट लोकलाइज, इस लोकलाइज लफ्ज का मतलब कुछ पता है किसी को? अगर किसी ने चैप्टर 7 पढ़ा हो तो इस लफ्ज से मिलता जुलता एक लफ्ज पढ़ा होगा शायद बेंजीन के स्ट्रक्चर में। डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन। डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन, वेरी गुड। क्या मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स का या पाई इलेक्ट्रॉन्स का? वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं एक जगह नहीं रहते, वो पूरे प्लेन में सराउंडेड वो डीलोकलाइज होते रहते हैं। जी देखो, लोकलाइज का मतलब क्या है? लोकलाइज का जो लफ्ज है, अगर इसके हम आम तर्जुमा इसका लोकलाइज का देखें बेटा, तो लोकलाइज का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रुकना, लोकेलिटी बताना। आज मैं आपसे बोलूं कि बेटा अपनी अपनी लोकेलिटीज बताएं, तो आई वांट टू आस्क अबाउट योर एड्रेस। ठीक है, आप लोगों का जो घर का एड्रेस है मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। तो लोकलाइज का लफ्ज लोकेलिटी से ही निकला है। ठीक है ना? अब लोकेलिटी से अगर ये लफ्ज निकला है तो सर इसका ये मतलब हुआ, अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि जो इथाइन है, हाँ हफ्सा कल इस हवाले से बात करते हैं बेटे। ठीक है, अच्छा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इथाइन के, वो लोकलाइज होते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ बोथ द कार्बन। मतलब क्या है इस बात का? देखो, अगर मैं, बल्कि ऊपर मैंने स्ट्रक्चर शायद बनाया हुआ होगा इथाइन का, तो हम ऊपर स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। हाँ, रिएक्शंस, ये आ गया स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। बेटे ये स्ट्रक्चर है इथाइन का। अब ये कह रहे हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइज होता है, तो ये वाला ऑर्बिटल दूसरे वाले कार्बन से मिला हुआ है। अच्छा, ये वाले ऑर्बिटल की अगर बात करें कार्बन की, तो वो हाइड्रोजन से मिला हुआ है। इन दोनों को तो कंसिडर नहीं कर रहे, सही है। हम बात कर रहे हैं इन दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा, ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, ये हमें पता है कि ये अबव और बिलो दी प्लेन बॉन्डिंग कर रहा होता है। ठीक है, अबव और बिलो दी प्लेन बॉन्डिंग करने की कर रहा होता है। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर से एक एक फॉर एग्जांपल मैंने एक लकड़ी लगाई, ठीक है, और एक लकड़ी यहाँ लगाई है। अच्छा, ये जो लकड़ियाँ हैं ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि दे आर फ्लेक्सिबल टू बेंड अबाउट 90 डिग्रीज। ठीक है, अबाउट 45 डिग्रीज ऑलमोस्ट। ठीक है, अब मैं इनके दरमियान एक और लकड़ी लगा दूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाली लकड़ी को, ये वाली जो लकड़ी है, ठीक है, ए, और ये लकड़ी है बी, अब मैं ए वाली लकड़ी को बेंड कर रहा हूं टूवर्ड्स बी, और मैं बी वाली लकड़ी को बेंड कर रहा हूं टूवर्ड्स ए। तो ये जो बेंडिंग है, ठीक है, ये बेंडिंग जब होगी तो एक सर्टेन एंगल पर एक सर्टेन फिजिबिलिटी के साथ होगी। अच्छा, होता क्या है असल में कि जब ऑर्बिटल ऊपर और नीचे एक दूसरे से मिलते हैं, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ना, जो इन दोनों का पेयर होता है, वो दोनों के ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर हो रहा होता है। यानी कि ये ऊपर से मिला तो वो इस वाले ऑर्बिटल से निकल के इस वाले में आया, वो इधर घूम रहा है। फिर जब ये दोबारा ऊपर नीचे की तरफ मिले तो ये नीचे से वापस इस ऑर्बिटल में आ गया इलेक्ट्रॉन का पेयर और इधर घूम रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? कंडीशन समझ में आई बेटा? यस सर। ओके, अब मैं अगर यही कंडीशन कुछ ऐसे करूं कि एक मेरे पास लकड़ी है लगी और एक लकड़ी मेरे पास ऐसे लगी है। अगेन कंडीशन क्या है? कंडीशन वैसे ही है, ए बी, और इन दोनों के दरमियान एक सेंट्रल पोल लगाया हुआ है। अभी भी वही है बेंडिंग केस, इधर बेंड हो रहा है और इधर बेंड हो रहा है। एक बात बताओ, इधर बेंड करने में मेहनत ज्यादा लग रही है या इधर? केस 1 में बेंडिंग में मेहनत लग रही है या केस 2 में मेहनत लग रही है? केस 1। केस 1 में मेहनत ज्यादा लग रही है। तो इलेक्ट्रॉन की लोकेलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कंफर्म होने में जरा परेशानी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पूरे रीजन में कहीं भी पाया जा सकता है।
सही है। अब यहाँ पर अगर गौर करो तो यहाँ पर बेंडिंग इतनी मुश्किल नहीं है डिस्टेंस कम होने की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं भी पाया जा सकता है। ये रीजन बड़ा है या ये रीजन बड़ा है? पहला वाला रीजन बड़ा है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे भाई मैं रहता हूँ फेडरल एरिया ब्लॉक 20 में, ठीक है, आप में से किसी को मैं कहूंगा भाई एक काम करो जरा फेडरल एरिया ब्लॉक 20 में आकर मुझे ढूंढो। आप बोलोगे सर पागल हो गए, मतलब फेडरल एरिया ब्लॉक 20 एक बड़ा ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में क्या हर घर बजाकर आपका पूछते रहेंगे सर जुल्फिकार यहाँ है? तो सर पागलपनी की बात है सर, कुछ प्रिसाइज करें एड्रेस को। अब मैं बोलूं कि बेटा एक काम करो, ये मेरा एक फ्लैट है, ये रिलैक्स अपार्टमेंट, यहाँ आ जाओ। अच्छा, अब यहाँ ये जब मैंने थोड़ा सा इसको प्रिसाइज किया तो अब ये कि सर अगर आपके फ्लैट में मिसाल के तौर पे 500 फ्लैट भी हैं तो आपको ढूंढना 500 घर में ही पड़ेगा, और हो सकता है आपकी तस्वीर दिखाकर किसी से पूछे तो ऐसे ही बता दे यार ये बंदा वहां रहता है, बजाय इसके कि हम फेडरल एरिया के ब्लॉक 20 में 10,000 घरों में ढूंढे आपको। सही है। तो इलेक्ट्रॉन की ढूंढाई जो है ना वो यहाँ पर आसान है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो यहाँ कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज्यादा है जिसकी वजह से उसकी पोजीशन कंफर्म नहीं है। हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चूंकि मूवमेंट का रीजन कम है तो उसकी पोजीशन के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनो, देखो जो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है ना, वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन से ट्रांसफर होता होगा। यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात कर रहे हैं एटम में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ठीक है। एक ऐसा इंस्टेंस आया कि मैंने इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड की, इस एनर्जी के प्रोवाइड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम कर गया, मतलब घूम रहा था, घूमते घूमते अचानक से इसको एनर्जी मिली, इस स्टेज पे ये बाहर निकल गया, एक पर्टिकुलर पोजीशन से वो बाहर निकला, ठीक है। जितना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अनकंफर्म होगी ना, उसके बाहर निकलने का मसला बढ़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कब, कहां, कैसे। जब जगह कम होगी तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो सर्टेनिटी है वो जरा बेहतर होगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये भी एक कंडीशन होती है, ये जस्ट नॉलेज के लिए कंडीशन बताई। अब जरा सुनना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वापस आ जाते हैं अपने केस पर, यहाँ पर हम आ गए ना। अच्छा, अब देखो, अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, अच्छा ये दोनों केसेस मैंने कहाँ बताए, इन दो कार्बन के बीच में बताए, ये तो सही है ना। मैं अभी हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, और ये जो एसिडिक बिहेवियर है ना, ये हाइड्रोजन की वजह से आएगा, कार्बन की वजह से तो नहीं आने वाला। सही है, ये आएगा कार्बन की हाइड्रोजन की वजह से। तो मैं सारी कहानी ये इन ट्रिपल बॉन्ड की क्यों सुना रहा हूँ आपको। अच्छा, अब मैं क्यों सुना रहा हूँ ये सुनो। देखो, अब मेरी बात को समझना, ये फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, 2 एटम्स, और ये दोनों कार्बन है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है कि टेक्निकली इस बात को सुनना और समझना। देखो, जब इलेक्ट्रॉन की लोकेलिटी इतने हिस्से में है, फॉर इंस्टेंस इतने हिस्से में है, तो इस जगह पर ये जो पूरा रीजन होगा, इस रीजन में मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। क्या लगता है आपको? बेटा आवाज आ रही है? सर डेंसिटी मतलब किस सेंस में? डेंसिटी इस सेंस में, देखो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तुम लोग जो जानते हो ना, वो सिर्फ ये जानते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन चार्ज डेंसिटी भी होती है और भी बहुत तरह की डेंसिटीज होती है। डेंसिटी का लफ्ज यहाँ पे मिकदार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मिकदार के लिए, ठीक है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यार देखो, इलेक्ट्रॉन इतने हिस्से में ज्यादा पाया जा रहा है, कौन सा वाला, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इतने हिस्से में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिविटी है ना, जो बुराई है इलेक्ट्रॉन की, वो इतने हिस्से में ज्यादा है, इतने हिस्से में इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी ज्यादा है। ये बात समझ में आई? डेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी का ज्यादा होना, चार्ज नहीं बढ़ा। कोई ये ना समझ ले कि सर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस यहाँ पे ज्यादा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने की वजह से यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ गई है। ये वाली बात समझ में आ गई मेरी सबको?
यस सर। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। अगर ये समझ में आ गया, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ ही रहे होगे मेरे ख्याल से ना, तो थोड़ा सा मैं अगर इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से बात करूं तो वो भी समझ लोगे। बेटा जब बल्ब हम बनाते हैं, मतलब कोई सर्किट बनाते हैं, तो हमेशा एक नेगेटिव और पॉजिटिव ही बनाते हैं ना। जी सर। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि कहीं अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव रीजन जरूर क्रिएट हुआ होगा, नेगेटिव अकेला नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? यस सर। ऐसा ही कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर यस सही सर। कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब हुआ अगर यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट होगी तो इसके ऑपोजिट एंड पर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। एम आई राइट? यस सर। अच्छा, यस सर। पॉजिटिविटी क्रिएट होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि अगर ये कार्बन चाहे जो कि नेगेटिव है, तो वो हाइड्रोजन वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें से हाइड्रोजन के साथ ज्यादती करके उसके इलेक्ट्रॉन को छीन ले, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, इसकी पावर ज्यादा है, इसका भरम ज्यादा है। सही है? ऐसा हो सकता है? क्या लगता है आपको? यस सर, हो सकता है। हम्म, सर बात को रिपीट कीजिएगा। देखो मैंने ये कहा कि अगर इतने रीजन में नेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब इसके कोई ऑपोजिट रीजन में पॉजिटिविटी होगी। पॉजिटिविटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये बेचारा गरीब हाइड्रोजन जो एहसासे कमतरी का शिकार पहले से ही हुआ है, उसमें से इस इलेक्ट्रॉन को अगर कार्बन छीनना चाहे तो छीन सकता है ना, क्योंकि ये तो पावरफुल हो गया। सर ये ऐसा हर वक्त कर सकता है या फिर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीजों की वजह से कर सकता है? तो ये सिर्फ स्पेसिफिक चीजों की वजह से कर सकता है, और स्पेसिफिक चीज कौन है? बेस है। ओके। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आई कि ये हाइड्रोजन को पॉजिटिव आयन के तौर पर यहां से रिमूव कर सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन छीन के कार्बन। यस सर। ओके। अच्छा बेटा, बचपन में पढ़ा था एसिड को पानी में डालते हैं तो H पॉजिटिव आयन मिलता है, और बेस को पानी में डालते हैं तो OH नेगेटिव आयन मिलता है, पढ़ा था? यस सर। तो अगर ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो ये एसिड हो गया ना। यस सर। बस यही तो बता रहा था कि ये एसिड है। और आखिर में जो लिखा है कि sp1 हाइब्रिडाइजेशन भी इसकी वजह होती है, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है ना, तो हाइड्रोजन का रिमूव होना आसान होता है, और किसी भी और सब्सटेंस का आकर अट्रैक्ट होकर जुड़ना यहाँ पर आसान होता है। दोनों चीजें आसान होती है। अगर इसका भी पायरामिडल या टेट्राहेड्रल या थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो किसी इसके रिमूव होने और किसी के आने में, रिमूव होने में शायद फिर भी इतने मसले ना हो, लेकिन किसी के अटैच होने में जरा ज्यादा मसले हो जाएंगे, क्योंकि उसको जगह चाहिए होगी ना घुसने के लिए, बीच में जगह मिल नहीं रही होगी। रीजन समझ में आ गया कि एसिडिक क्यों होता है एथाइन? सर लेकिन ऐसा इथीन में क्यों नहीं हो सकता? बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है ना, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, देखो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स का होता है, और डबल बॉन्ड जो है वो मुझे सही वैल्यू याद नहीं आ रही, बेटा चेक कर लीजिएगा इसको, मेरे ख्याल से शायद 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होती है, शायद चेक कर लीजिएगा, मुझे डबल बॉन्ड सही याद नहीं है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 1.22 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होती है। तो जितना ज्यादा ये बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी दोनों कार्बन के बीच की, उतनी ये डेंस, ये जो एरिया होगा इलेक्ट्रॉन की लोकेलिटी का, ये भी छोटा होता चला जाएगा ना। अब इलेक्ट्रॉन की लोकेलिटी का एरिया इतना बड़ा है, तो इतने एरिया में तो चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगी। अच्छा, इतना बड़ा है, इतने एरिया में भी नहीं हो पाएगी सर। लेकिन अगर मैं कहूँ बेटा इतना एरिया है, तो अब इतने हिस्से में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनकी चार्ज जमा होकर एक अच्छी कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स वाई ऐसा बिहेवियर सिर्फ इथाइन में होता है और किसी में नहीं होता। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब आप लोगों को रीजन समझ में आ गया है, तो अब हमारे लिए मूव करना आसान हो जाएगा। सारी बात इस रीजन को समझने की थी, इस रीजन को समझ गए तो फिर तो एसिडिक बिहेवियर और क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो यार देखो इतने टाइम से रिएक्शंस कर ही रहे हो, तो रिएक्शंस जो है वो कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल में ये वजह को समझना है कि ऐसा रिएक्शन हो क्यों रहा है भाई।
ठीक है, चलो रीजन समझ में आ गया। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ असल में होता क्या है। असल में होता ये है भैया कि जब हम इसके साथ कोई बेस ऐड करते हैं ना, तो इथाइन का जो मॉलिक्यूल है वो एच आइन को जो है ना रिमूव कर देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर जो अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स कार्बन, ये इसको कार्बन छीनकर हाइड्रोजन को अपने पास से, अच्छा जब इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये H पॉजिटिव की सूरत में जरा यहाँ से निकल जाता है, समझे? H पॉजिटिव की सूरत में यहाँ से निकल जाता है। तो H पॉजिटिव अगर ये दे रहा है तो इसका ये मतलब हुआ सिंपल सा सीधा सा फिनोमिना कि सर ये एसिडिक है। क्लियर? क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। चलो अब इसके रिएक्शन, अब जो इसके रिएक्शंस हैं उनको देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम हो गया है। रिएक्शन विद अ बेस, बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। अच्छा बेस कौन सी? NaOH, जो रिएक्शन ऊपर अभी हम देख चुके हैं। इसमें क्या होता है भाई? इसमें ये होता है कि इथाइन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है सोडियम के 2 मोल्स के साथ, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पर दोनों तरफ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ओहो कैल्शियम लिख दिया मैंने। Na कार्बन, इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड वैसे ही बाकी रहता है और इसके साथ भी Na लग जाता है। ठीक है, ये क्या बना? इसको कहते हैं बेटा हम सोडियम एसिटिलाइड। ये कंपाउंड होता है सोडियम एसिटिलाइड नाम होता है इसका। और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? इधर से OH, इस वाले ओहो 2 NaOH इस्तेमाल होते हैं, 2 OH मिले, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, तो 2 वाटर फॉर्म हो गए। ये बना सोडियम एसिटिलाइड। ठीक है, आगे चलूं? आगे चलूं? यस सर। अच्छा जी, अब इसका देख लेते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स वो कहते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटल्स होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, मतलब कंडीशन के हिसाब से जल्दी से रिएक्शन करने को प्रीफर करते हैं। और ये जो एक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा, ये ग्रुप नॉर्मली जो है ये ग्रुप 1B और 2B वालों को कंसिडर किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी 2B नहीं होता, बल्कि 2B तो उसमें चला जाएगा। 1B के यहाँ पर जो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं वो 1B के हवाले से कर रहा हूँ। अच्छा ये तो बल्कि अभी हमने करा दिया, मेटालिक सॉल्ट्स के साथ इसका रिएक्शन मुझे कराना था, सॉरी चीज़ गलत लिख दी, तो रिएक्शन में तो बेस हो गया ना। अच्छा यही एक्टिव मेटल्स के साथ भी बल्कि इसको लिख देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो सेम यही रिएक्शन मैं करवा सकता हूँ विद सोडियम। ठीक है, अगर मैं सिर्फ सोडियम ले लूँ ये उसके साथ भी रिएक्शन हो जाता है और नतीजे में सर 1B होगा या 1A होगा? 1A होगा। सही 1A होगा ना? हाँ ये एक्टिव मेटल, मैं असल में उल्टा बोल गया आप लोगों को। एक्टिव मेटल का मतलब यही हुआ ना जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो मैंने 1B गलत बोल दिया। मैं B की सीरीज में चला ही गलत गया, तो मैं 1A की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर? कोई परेशानी? जी सर, सही है। ओके सर जी। सर यहाँ पर सोडियम आयनिक बॉन्ड बनाएगा, जी बिल्कुल। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है मतलब? मैं नहीं समझा बेटा। मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है कार्बन को। नहीं देखो, यहाँ पर कार्बन सोडियम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि कार्बन ने छीना है ना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से। कार्बन ने हाइड्रोजन का छीना है और हाँ कार्बन के बाद एक्सेस में हो गए हैं, तो कार्बन सोडियम को ले रहा है। जी जी, क्योंकि जब सोडियम OH के पास से हटता है ना, तो OH इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो OH नेगेटिव हो जाता है और सोडियम पॉजिटिव हो जाता है।
सही है। तो सर इस रिएक्शन में हमने 2 सोडियम के आयंस लेने चाहिए थे ना, तो हमने यहाँ पर सोडियम मेटल। जी बेटा यहाँ पर एक्टिव मेटल जो है ना वो ये रिएक्शन करेगा ही आयंस की सूरत में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं लूज करेगा। अच्छा कहाँ लूज करेगा? अमूमी तौर पर सोडियम के साथ हम जो है ना कोई सोडियम को डायरेक्ट यूज नहीं करते, किसी सॉल्वेंट के साथ यूज करते हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह इस तरह का कुछ सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो उसमें सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। हम इसे Na पॉजिटिव नहीं लिख सकते। नहीं Na पॉजिटिव लिखते नहीं है अमूमी तौर पर, लिखने का तरीका नहीं है Na पॉजिटिव। वो फिर आर्ग्यूमेंट ये आ ओके जाता है सर। कि Na पॉजिटिव है तो ठीक है, फिर कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर Na की तरफ क्यों भाग रहा है? फिर वहां पे वो बिला वजह के मतलब एक समझ लो आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा रिएक्शन विद, यहाँ पर मैं एक ही हेडिंग के अंदर दो चीजें लिख रहा हूँ क्योंकि ये ना पेपर में आया था, रिएक्शन विद सिल्वर एंड कॉपर। कॉपर और सिल्वर के साथ रिएक्शन एक ही साथ लिख रहा हूँ एक ही हेडिंग में। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, अलग अलग हेडिंग डालने का टाइम नहीं है। देखो अगर मैं इसका रिएक्शन HCH सिल्वर के साथ कराऊँ, जैसे सिल्वर नाइट्रेट करा दिया फॉर एग्जांपल, कोई कंपाउंड लिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, तो क्या होगा? होगा ये कि भाई सिल्वर जो है वो आयंस को यहाँ से हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेगा, Ag बनेगा, ये हो जाएगा। ओहो ये हो गया Ag, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2HNO3। अच्छा ये जो कंपाउंड है ये क्या कहलाता है बेटा? ये सिल्वर एसिटिलाइड कहलाता है। सिल्वर एसिटिलाइड इस कंपाउंड का नाम है। नाम और इसका कलर ये याद रखना बेटा, इसके हवाले से सवाल हुआ है पेपर में, मुझे अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कि किस तरह से हुआ है, लेकिन इस कलर, इसके कलर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। और इसी तरीके से एक रिएक्शन होता है कॉपर के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हो कॉपर सल्फेट ले लिया हो, तो उससे भी रिएक्शन हो जाता है। तो ये कॉपर के साथ CuC ट्रिपल बॉन्ड विद CCU, ठीक है, ये बनता है कॉपर क्लोराइड ले लेते हैं या कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। ये जो बना हमारे पास, इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? इसको कहते हैं कॉपर एसिटिलाइड, ठीक है, ये बनता है कॉपर एसिटिलाइड। और इसका कलर याद रखना बेटा, इसका कलर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके हवाले से ना पेपर में सवाल हुआ है। ये रेड सॉलिड होता है, रेड कलर का सॉल्ट होता है, ये बहुत डार्क रेड एकदम, ठीक है, ये होता है कॉपर एसिटिलाइड। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर जी बेटा। सर हमने जैसे सिल्वर अलग क्यों नहीं लिया, हमने उसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ ही क्यों लिया है? बेटा कोई ना कोई रिएजेंट होता है, देखो यहाँ पे भी जब तुम सोडियम की मुझसे बात कर रही हो ना, तो सोडियम का मैं या तो या तो सोडियम को सॉल्वेंट में डालूंगा या फिर सोडियम का कोई कंपाउंड लूंगा, लेकिन कंपाउंड वो लूंगा जो ज्यादा स्टेबल ना हो। मतलब मैं NaCl लूंगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोरीन का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा साथ, मतलब वो इन्होंने जीने मरने की कसमें खाई हुई होती है। तो कोई कंपाउंड भी ले सकता हूँ वरना सॉल्वेंट में भी ले सकता हूँ। यहाँ पर ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड की सूरत में भी रिएक्शन हो सकता है। अगर आप सिर्फ एलिमेंट लोगे तो एलिमेंट की सूरत में भी होगा, मसला नहीं है। ओके सर। और इनका इशू ये होता है, एक और चीज़ बता दूँ, तुमने अब सवाल किया है तो एक नॉलेजेबल बात बता देता हूँ। ये सिल्वर कॉपर ये ट्रांजिशन मेटल्स है बेटा, और ट्रांजिशन मेटल्स ना जंग बहुत जल्दी खा जाते हैं, इनके ऊपर जंग लग जाता है बहुत जल्दी। तो अगर ये प्योर फॉर्म में होते हैं ना, जैसे प्योर सिल्वर या प्योर कॉपर, तो वो प्योर मतलब प्योर रहता नहीं है, वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बैठा हुआ होता है। तो ऑक्सीजन के साथ जो इनका कंपाउंड होता है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जंग जो है ना, जंग जो होता है किसी भी मेटल पे जो जंग लगता है, आप भी जानते हो कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उस जंग को हटाना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, बहुत मुश्किल काम होता है।
तो इसलिए अमूमी तौर पर कोशिश नहीं करते कि हम किसी प्योर मेटल के साथ यूज करें, क्योंकि प्योर मेटल के अंदर कोरोजन वाली इंप्योरिटीज होती हैं, जंग वाली, रस्ट वाली, ठीक है ना, दैट्स व्हाई। क्लियर? सर जी बेटा। सर ऊपर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया था तो प्रोडक्ट में वाटर बना था। बोलो बेटा। लेकिन इनके अंदर तो वाटर नहीं बना सिल्वर और कॉपर के साथ रिएक्शन में। बेटा क्योंकि वहां पर पोजीशन जब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, बेसिकली इधर से H निकल रहा है, इधर से OH मिल रहा है। अब इस वाले केस में इधर से H निकल रहा है, इधर से NO3 मिल रहा है, तो HNO3 बनेगा। इधर से H निकल रहा है, इधर से SO4 मिल रहा है, तो H2SO4 बनेगा। ये डिफरेंस है। सर तो एसिड बन गया। हाँ तो ऐसे नहीं बन सकता। ओके सर। और कोई सवाल बेटा किसी का? सर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है ये प्योर होते हैं या कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट नहीं, होते ये हैं? ये ज्यादा कंसेंट्रेटेड नहीं मिलेंगे बेटा आपको, क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं ना, ये एसिड जो कंपाउंड्स के दौरान बन रहे होते हैं, ये इतनी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ के होते नहीं है, ठीक है। और इसके और दूसरी बात कि इन एसिड्स के डिस्ट्रॉय होने का भी खतरा होता है। HNO3 फर्दर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ये डाइल्यूट हो जाता है। तो जो रिएक्शंस के दौरान बन रहे होते हैं ना, उनके ऊपर मतलब आप इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ओके सर। और कोई सवाल बेटा किसी का? बेटा और कोई सवाल? नो सर। ओके बेटा, डन। फिर आज की बात यहीं तक। अच्छा कल, एक मिनट,